नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 40वां दिन। आज पूरी हो सकती है सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6 अगस्त से शुरू की थी रोजाना सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को दी गई है चुनौती। महाराष्ट्र और हरियाणा में चरम पर चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र के अकोला, परतूर और पनवेल में रैलियां आज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुंबई, बीड और श्रीगोंदा में जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएसपी प्रमुख मायावती आज हरियाणा में करेंगी चुनाव प्रचार। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत और चीन। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान, अमेरिका चीन की ट्रेड वॉर की वजह से वैश्विक जीडीपी पर असर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक आज। शीतकालीन सत्र की तारीखों पर हो सकता है फैसला। राजनाथ सिंह के आवास पर होगी बैठक। संसद और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत बनाने में राज्यसभा टीवी की अहम भूमिका। सर्बिया में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में राज्यसभा टीवी और उसकी भूमिका पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा का प्रेजेंटेशन। कहा, राज्यसभा टीवी के संपादकीय टीम को काम करने की है पूरी आजादी। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद मामले की रोजाना सुनवाई का आज 40वां दिन है और इस मामले की सुनवाई आज पूरी हो सकती है। आज दोनों पक्षकारों की दलील के बाद मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर दलील पेश की जाएगी और इसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा। बुधवार को सभी पक्षकारों के लिए टाइम स्लॉट मंगलवार को ही तय कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसी साल 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू की थी। इस विवाद का मध्यस्थता के जरिए समाधान खोजने का प्रयास विफल होने के बाद संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर रोजाना सुनवाई शुरू की थी। अयोध्या विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया था। इसके मुताबिक विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाएगा, तो वहीं सीता रसोई और राम चबूतरा वाला हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए, जबकि बाकी की 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए। लेकिन सहमति नहीं बनने पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बाद में इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी रण की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लगातार दूसरे दिन हरियाणा में प्रचार किया, तो आज वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल महाराष्ट्र में प्रचार किया। इसके अलावा विभिन्न दलों के दिग्गजों ने भी कई जनसभाएं की हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब चुनाव प्रचार में महज कुछ दिन शेष बचे हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रचार में ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। वो महाराष्ट्र के अकोला, परतूर और पनवेल में रैलियों को संबोधित करेंगे।
वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी महाराष्ट्र के मुंबई, बीड और श्रीगोंदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया है। महाराष्ट्र संकल्प पत्र में जिन बातों पर जोर दिया गया है उनमें आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करना, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना के जरिए 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइपलाइन से पानी आपूर्ति करना, कृषि में लगने वाली बिजली को सौर ऊर्जा पर आधारित करके किसानों को दिन में 12 घंटे से अधिक बिजली पहुंचाना, आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का सृजन, 2022 तक सभी घरों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, भारत नेट और महाराष्ट्र नेट से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फूले जन आरोग्य योजना से कोई भी वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करना भी शामिल है। ये करने लायक है, किया जा सकता है और करने के लिए क्या क्या चीजों का आवश्यकता होती है उसकी भी गहराई से चिंतन हुई। इट रिप्रेजेंट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इसके स्पिरिट में है। लेकिन इसके साथ साथ फोकस लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल ऑफ द सोसाइटी। और इस पर चर्चा करने के लिए लोकमत समाचार के संपादक विकास मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं विकास मिश्रा जी का। विकास जी, बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र कल जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में बीजेपी ने 1 करोड़ नौकरियों, महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करने जैसी कई घोषणाएं की हैं। साथ ही साथ वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने की भी बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं बीजेपी के इस संकल्प पत्र को आप? देखिए अंकिता, बीजेपी वैसे भी जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी अच्छी स्थिति में है। बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती मुझे नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में जो ये संकल्प पत्र आया है वो निश्चित रूप से एक, मैं इसे कहूंगा कि एक बहुत महत्वाकांक्षी इसको बात कहें आप, चूंकि बेरोजगारी जो है वो पूरे देश में है और इसमें अगर 1 करोड़ नौकरी देने की बात की जा रही है, आप इसको नौकरी भी कह सकते हैं और रोजगार भी कह सकते हैं, जो कि सीधे सीधे नौकरी हम न कहें, इसको रोजगार की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल बहुत बेहतर काम किया है, इसलिए उनके सामने कहीं मुझे कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। और थोड़ा सा जो लगता है कि कुछ चुनौती होनी चाहिए थी, वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से होनी चाहिए था, एनसीपी की तरफ से। लेकिन इन शरद पवार को अगर आप छोड़ दें, केवल शरद पवार ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी ये है कि उनके दल में लोग नहीं हैं, ज्यादातर बड़े नेता उनको छोड़ करके जा चुके हैं। और कांग्रेस ने तो एक तरह से वॉक ओवर दे दिया है बीजेपी को। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं, बार बार यहाँ उनकी सभाएं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? कोई मुझे तो नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी की 1-2 सभाएं हुई हैं, लेकिन कोई और नहीं आ रहा है, जो एक बड़ी चुनौती की बात होनी चाहिए था। तो वैसे भी कहीं बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ी चुनौती मुझे नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में ये जो संकल्प पत्र उन्होंने दिया है, खासकर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है मराठवाड़ा की योजना को लेकर के। मराठवाड़ा वर्षों से बहुत सूखे से पीड़ित रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि औरंगाबाद जो इतना बड़ा शहर है, वहां कई बार 8-8 दिन में भी लोगों को पानी मिलता है जी। और ये हमेशा देवेंद्र फडणवीस की योजना में रहा है, और इसलिए ये जो लेकर के आए हैं, जो एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है, इसका फायदा तो उन्हें मिलेगा, निश्चित बहुत मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा और देखना दिलचस्प होगा कि जनता कितना साथ यहाँ पर निभाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की करते हैं।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो आज फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और पानीपत में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज हरियाणा में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी आज चुनाव प्रचार तेज होगा और तमाम पार्टियों के दिग्गज आज प्रचार में जुटने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो आज फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और पानीपत में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज हरियाणा में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगी। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, दिग्गज हैं, वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फातिह टीपू इस वक्त मेवात से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। टीपू, जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आज अमित शाह की यहाँ पर 4 रैलियां हैं, तो बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज हरियाणा में प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर रही हैं। किस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर तमाम दलों की तरफ से देखने को मिल रही हैं? बहुत ही दिलचस्प यहाँ पे नजारा है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र दादरी में रैली करके किसानों के हक का पानी 70 साल से पाकिस्तान जा रहा था, इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा। उसी क्रम में आज अमित शाह की जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और पानीपत में रैली, चूंकि गुड़गांव ठीक सोना और मेवात से सटा हुआ है, लिहाजा बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगातार जो अल्पसंख्यक मतदाता वहां पर हैं, इनकी नजर वहां पर रही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने जो इनेलो के प्रत्याशी रहे हैं, उन दोनों प्रत्याशियों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है, जिससे यहाँ के मतदाता का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मेवात रेंज में बीजेपी की तरफ दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ की विकास की बात अंकिता करें तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने हजारों करोड़ रुपए की जो विकास संबंधित परियोजनाएं हैं वो जमीन पर उतारने की लगातार जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो अभी 3 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, चुनाव प्रचार अपने जोरों पे है। आज अमित शाह भी रैली करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी दोबारा सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी रैलियां हैं। तो अगर आप ये कहिए कि जिस तरह का समीकरण यहाँ पे नजर आ रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव एक दिलचस्प मोड़ की तरफ जा रहा है। अंकिता, बिल्कुल टीपू, तो नजर बना के रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मामलों की संसदीय समिति की आज बैठक होनी है। इसमें संसद के शीतकालीन सत्र की तिथियों के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। सरकार सत्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून में बदलना चाहती है। इनमें एक अध्यादेश सितंबर में जारी किया गया था, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था। दूसरा अध्यादेश ई सिगरेट पर प्रतिबंध से जुड़ा है। सीसीपीए की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में राज्यसभा टीवी और उसकी भूमिका पर महासचिव देश दीपक वर्मा ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि राज्यसभा टीवी की संपादकीय टीम को काम करने की पूरी आजादी है। राज्यसभा के महासचिव ने चैनल पर संसदीय कार्यवाही के प्रसारण की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चैनल ने नागरिकों और संसदीय संस्थानों के बीच संबंधों को व्यापक और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक से जुड़े एक सत्र में संसद और लोगों के बीच मजबूत विश्वास बढ़ाने में राज्यसभा टीवी और उसकी भूमिका पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने जानकारी दी कि राज्यसभा टीवी संसद के उच्च सदन द्वारा संचालित चैनल है। इसका मकसद संसद और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। संसद और लोगों के बीच निरंतर संचार और सहभागिता की आवश्यकता है और संसद के कामकाज की व्यापक और सकारात्मक प्रस्तुति के लिए ये बेहद जरूरी है। There would be a need for dedicated parliamentary television channel for 2 reasons. One, that we decided to have a
simultaneous telecast of the proceedings of the House, both Lok Sabha and the Rajya Sabha. So we wanted to have a simultaneous telecast of the channel, parliamentary proceedings. Also to cover all other activities of the parliament, like to give publicity to important committee reports, to highlight the work done by members during the legislative period. राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम है। इस माध्यम के जरिए लोगों को पल पल की जानकारियां आसानी से हासिल होती हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यों की पर्याप्त और सटीक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से लोगों में अक्सर राजनीति को लेकर नकारात्मक सोच बन जाती है। यही वजह है कि संसदीय टीवी चैनलों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने, महत्वपूर्ण समिति से जुड़ी रिपोर्ट आमजनों तक पहुंचाने, संसदीय समितियों में अंतर सत्र अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर का दौरा, संसदीय लोकतंत्र के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने, नागरिकों को विशेष रूप से युवाओं को देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में रुचि के लिए प्रोत्साहित करने, डिजिटल रूप में संसदीय कार्यवाही को एकत्र करने के लिए भी इसकी जरूरत महसूस हुई। Well, channels, why it was thought of to have these channels was there is a need for constant communication and engagement between Parliament and the people. As I've said earlier, that they are the most valuable participant and the most valuable stakeholder. Also, there was a need for presenting a comprehensive and positive account of functioning of Parliament. For some good or bad reasons, among all the democracies, the polity, the parliamentarians somehow have a very bad image, and we have a very cynical approach towards assessing the parliament and the parliamentarian. So it was thought that the parliament TV probably can correct that distortion, and therefore there was a need for TV channel which was felt. इस मौके पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने संसदीय कार्यवाही के प्रसारण की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर की जानकारी भी दी। नवंबर 2010 में राज्यसभा टीवी चैनल लॉन्च किया गया। 18 दिसंबर 2011 को राज्यसभा टीवी 24x7 समाचार और करंट अफेयर्स चैनल बना। राज्यसभा के महासचिव ने बताया कि राज्यसभा टीवी संसद के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण समेत कई और कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता है। इसके अलावा राज्यसभा टीवी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, संसद इस हफ्ते, लॉ इन मेकिंग समेत कई और संसदीय कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण विश्लेषण पेश किया जाता है। संसद के विचाराधीन आगामी विधेयकों और विधेयकों पर विचार विमर्श और संसदीय समितियों के कामकाज पर पैनल चर्चा जनता को शिक्षित करने के लिए प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा विज्ञान, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, लैंगिक समानता, समावेशी विकास आदि से संबंधित मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्यसभा टीवी के संपादकीय टीम को काम करने की पूरी आजादी है। इन चैनलों पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन ये चैनल काम करते हैं। The RSTV popularity has grown only because of the very dignified, informed discussions, very analysis by the experts of the parliamentary proceedings, and very non-partisan telecast of the proceedings, and also the analysis which is done by the TV itself. Start capsules on the parliamentary procedures and precedents have actually increased the awareness of people in many ways. So that's another spin of benefits of this. People have been able to have a better understanding of the parliament, and that we can get to know from the feedback that we received, and also because of the viewership that is constantly increasing. उन्होंने कहा कि अपने गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों की वजह से राज्यसभा टीवी ने लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। YouTube पर करीब 35 लाख लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। राज्यसभा टीवी के कुल दर्शकों की तादाद 582 मिलियन से भी ज्यादा है। सटीक समाचार और समसामयिक विषयों के गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुति की वजह से ये चैनल देश के अग्रणी टीवी चैनलों में शामिल है। How much time of the parliament has been wasted because of the disruptions, because of people coming to the well of the house or not letting the house function, and
and when that behavior is shown to them, and as people get more informed and educated, the use of the channel has actually improved, and therefore the productive time of the parliament, in fact the last session was about 130%, both for the Lok Sabha and for the Rajya Sabha. So that's a major achievement which we have got, and I've shown you the figures that the YouTube subscribers figure that has also gone 7 times. 2010 में अपनी शुरुआत के बाद से राज्यसभा टीवी संसद और नागरिकों के बीच संचार का एक विश्वसनीय और उत्तरदायी चैनल बनकर उभरा है। राज्यसभा टीवी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह इसके गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों, संसदीय कार्यवाही के निर्णायक विश्लेषण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विशेषज्ञों, गैर पक्षपातपूर्ण, सभ्य और सूचनात्मक बहस, गरिमापूर्ण और पैनल चर्चा की वजह से दर्शकों में ये खासा लोकप्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक चल रही है। कल अंतर संसदीय संघ की सलाहकार संस्था एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज जनरल ऑफ पार्लियामेंट्स के सत्र को राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने संबोधित किया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ मेथड ऑफ स्क्रूटनी फॉर पार्लियामेंट विषय पर बोलते हुए राज्यसभा के महासचिव ने भारत में कानून बनाने और लागू कराने में विधायिका की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने संसद में विधेयक पेश करने और संसदीय समितियों के काम के बारे में विस्तार से बताया। When the acts are made, it is possible, and the acts are made through a system of the parliamentary committees. We have 24 parliamentary committees in the country, of which 16 are in the lower house and 8 in the upper house. And the committee consists of the members of the parliament from both the houses, from the lower house as well as the upper house. And after the committee has examined the bill, this is brought before the house, which passes it, and then it goes to the president for the assent. Now, it might happen that when the bill is being examined and the bill is being passed, there are certain nuances, there are some intricate details which have not been seen by the committee. And for that, we have a system of subordinate legislation, a committee of subordinate legislation which basically oversees this process as to whether subsequent to the passing of a bill, the subordinate rules and regulations which are necessary for implementation of that law, whether those subordinate rules and regulations have been framed or not. And there is a 15-member committee which is known as Committee on Subordinate Legislation. This committee deals with the issue and also ensures that the government does form a rule and regulation to implement this. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि संसद की अधीनस्थ विधान समिति को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एएसजीपी में हुई चर्चा में कानून के क्रियान्वयन में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के सुझाव को अहम करार दिया। This committee has been a very potent instrument for scrutiny of the executive role in the detailed legislation. We are still looking forward to the aspect that we can make this committee even more effective and more purposeful. We need to strengthen the committee, and in this respect, I would like to refer to the discussions which were held in this House yesterday, that whether a third party evaluation of whether the mandate of the law which has been passed has been truly and truthfully executed by the government, or what has been the impact of this legislation, that can be entrusted to a third party, whether that could be a feasible solution. This is, I would beseech for this House also to deliberate upon this. एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज जनरल ऑफ पार्लियामेंट्स की पहली बैठक 1939 में ओसालो में हुई थी। इसका काम दुनिया भर के सांसदों की प्रक्रिया, कार्यवाही और कामकाज के तरीकों का अध्ययन करना है। साथ ही विधायी प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न देशों की संसदों के सचिवालय के बीच सहयोग करना है।
सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं चल रही बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने स्पीकर्स डायलॉग ऑन गवर्नेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने विकास और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों पर भारत की आर्थिक वृद्धि और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। लोकसभा अध्यक्ष ने ईरान की इस्लामिक संसद के अध्यक्ष अली आर्देशियर लारिजानी के साथ बैठक की और आपसी हित से संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि 2019 में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक 2019 में भारत की विकास दर 6.1% और 2020 में 7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से वैश्विक GDP पर असर पड़ा है और 2020 तक वैश्विक GDP 0.8% तक गिर सकता है। और बात खेल की करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच फीफा विश्व कप क्वालिफायर मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। आदिल खान के आखिरी क्षणों में किए गए गोल की मदद से भारत ने मुकाबला ड्रॉ पर रोका। बांग्लादेश की तरफ से साद उद्दीन ने गोल किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब से कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।